या तो आप जीवन में सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत कुछ अचीव करते जाते हैं, या फिर काफ़ी लंबे समय तक आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और ख़ुद में सवाल करते रहते हैं कि मैं मेरे जीवन में करने क्या आया हूँ। या तो आप खुशकिस्मत हो सकते हैं कि आपको वो चीज़ बहुत पहले समझ में आ जाए, या बहुत समय के बाद आपको समझ में आता है कि शायद ये, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वही चीज़ आपके लिए बनी है कि नहीं। आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से बर्बादी भी कर सकते हैं खुद की। पर एक चीज़ होती है, जब हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, हम किसी नई गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो हम उस प्रोसेस में एक पीक तक पहुंचते हैं, एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, मेंटली या फिजिकली। वो ऊंचाई निरंतर परिश्रम और प्रयास के बाद हमें मिलती है, उसे हम एक पीक बोल देते हैं। सवाल ये है कि क्या उस पीक पे पहुंचने के बाद आप रुक जाएं, या उस पीक के बाद जो ऊपर की ऊंचाई है आप उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ें। अब ये भी डिपेंड करता है, अगर आपके जीवन में एक ऐसी पीक आपको मिल गई है, एक ऐसी ऊंचाई आपको मिल गई है जिससे नीचे आपको सब कुछ छोटा लगता है, तो शायद आप ऊपर देखना ही नहीं चाहेंगे। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मुझे कोई ऊंचाई मिली ही नहीं है। कोशिश करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी मैं आज भी तल पर ही हूँ, और हो सकता है कि शायद ये मेरे दुख को कम महसूस करने का तरीका है, पर मैं इस तल में बड़ा खुश हूँ। और मैं जब उस ऊंचाई को देखता हूँ जिसमें मैं अब तक पहुँच नहीं पाया हूँ, तो एक एक्साइटमेंट होती है, तो मज़ा आता है। जो जर्नी है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। यही वीडियो उस पीक के बारे में है, उस ऊंचाई के बारे में है। पर सिर्फ एक ऊंचाई नहीं, बहुत सारी ऊंचाइयाँ, फिजिकली भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं और उनकी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं मेंटली। तो इस वीडियो में मैं मेरे पीक तक पहुंचने की जर्नी को शेयर करूंगा, कैसे मैंने प्लान किया है मेरे पीक तक पहुंचने का और कैसे मैं पहुंचने वाला हूं। सो जर्नी टू पीक परफॉर्मेंस। सबसे पहले मेंटल एक्सीलेंस की बात आती है। उसमें जो हमारा पहला अटैक होगा वो होगा अटेंशन मैनेजमेंट पर। सो बेसिकली जितना भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो, रील्स या शॉर्ट्स, ये सारे तुम्हारे अटेंशन स्पैन को धीरे धीरे कम कर देते हैं। उसकी वजह से तुम स्टडीज़ में या वैसे किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो, या अपना अटेंशन लंबे टाइम के लिए रख नहीं पाते हो। इसके लिए जो सोल्यूशन का फ्रेमवर्क है वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले तो तुम्हें एटॉमिक हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। ये एक किताब है जो हैबिट्स के बारे में बताती है। अगर तुमने इसको नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। PDF ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑल एंड ऑल ये बुक तुम्हें बस ये बोलेगी कि कोई भी अगर नई गुड हैबिट बनानी है तो सबसे पहले तो उसको ऑब्वियस करो, मेक इट ऑब्वियस। उसके बाद वो जो भी हैबिट है वो ईजी होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए इन द स्टार्ट। तो इट नॉट शुड बी कि तुम 2 घंटे पढ़ लो, इट शुड बी कि तुम 20 मिनट पढ़ लो, 25 मिनट, 30 मिनट पढ़ लो, एंड धीरे धीरे फिर उसमें ओवरलोड करते जाओ समय के साथ। टू मेक अ हैबिट उसका एक ट्रिगर पॉइंट बनाओ। वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो हैविंग कॉफ़ी बिफोर स्टडिंग, और गोइंग टू अ वॉक इन द मॉर्निंग देन स्टडिंग, या फिर कुछ भी और ट्रिगर पॉइंट जो एक हेल्दी ट्रिगर पॉइंट हो, जो उस हैबिट में ट्रांजिशन करने के लिए तुम्हारी मदद करें। सबसे पहले तो अपना एक पन्ने पे लिख लो कि मेरी जितनी भी करंट हैबिट्स हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन लगाओ कि आई विल दिस, जो भी मेरा बिहेवियर मैं चाहता हूँ मैं करूँ, जैसे स्टडी हो गया, कॉफ़ी हो गया, वॉक हो गया, आई विल टेक अ वॉक एंड देन इस समय इस लोकेशन पे, और फिर उसको एक स्टैक कर दो अगली हैबिट से कि मैं जॉगिंग करने के बाद इस हैबिट के बाद स्टडी चालू कर दूंगा। अपना जो एनवायरनमेंट है उसको तुम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करो कि अगर तुम जॉगिंग करके आ रहे हो फिर जब भी स्टडी कर रहे हो तो वो एक एनवायरनमेंट में हो, और फिर दूसरी हैबिट अगर ले रहे हो तो वो हैबिट किसी और स्पेस में हो। एक ही टेबल पे खाना, सोना, पढ़ना, गेम खेलना और शॉर्ट्स देखना, ये तुम्हारे ब्रेन के सर्किट को ये सिखाएगा ही नहीं कि यूज़ कैसे करना है उस एनवायरनमेंट का, जो कि तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक टेबल स्टडी की
पलंग सोने के लिए, और कोई भी तुम्हारे कमरे में एक छोटा सा स्पेस लेजर या फिर टाइम पास करने के लिए। मिक्स नहीं करनी है इन तीनों चीज़ों को। फिर द सेकेंड लॉ इज़ मेक इट अट्रैक्टिव। जो भी हैबिट तुम ले रहे हो, जो तुम हैबिट चालू करना चाहे हो, उसको ल्यूक्रेटिव बनाओ, उसको अट्रैक्टिव बनाओ, उसको टेम्पटिंग बनाओ। उसकी टेक्निक हो सकती है, तो सपोज तुम्हारा गोल है 20 मिनट पढ़ना। 20 मिनट पढ़ने के बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगा, 20 मिनट पढ़ने के बाद मैं खाना खाऊंगा, या फिर 20 मिनट पढ़ने के बाद मैं कोई छोटी सी वीडियो देखूंगा। दिक्कत ये है कि समटाइम्स द टेम्पटेशन कैन बी द बिगर गाइड, कि तुम वो जो 20 मिनट है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि मैं वो चीज़ कर पाऊँ जो बाद में करनी है, तो वो दिक्कत दे सकती है तुमको। तो जो टेम्पटेशन तुम रख रहे हो वो भी हेल्दी रखो। तो फॉर एग्जांपल मैं जॉग करने चला जाऊँगा, पार्क में वॉक करने चला जाऊँगा, या फिर जिम चला जाऊँगा मैं ये चीज़ करने के बाद। एक रिचुअल बन जाए अपना मोटिवेशन का। थर्ड लॉ, मेक इट ईजी। कई बार स्टडी से पहले हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, या फिर हमारी जो भी हैबिट हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे जिम जाना, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, फ्रिक्शन डाल देते हैं हम उसके पहले काफ़ी, कि मैं पहले अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं अच्छे जूते पहनूंगा अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो, या फिर अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो पहले कमरा साफ़ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। 100 चीज़ें डाल दी तुमने उस हैबिट के पहले, तो फ्रिक्शन आ गया बहुत ज़्यादा। एक्चुअल हैबिट में फिर टाइम लग जाता है, और तब तक हो सकता है तुम वो मोटिवेशन लूज़ कर दो। तो उस प्रोसेस को फ्रिक्शन लेस बना दो। पहले ही सारी तैयारी करके रख लो, पहले ही तुम्हारे क्लोथ्स डिसाइड करके रख लो, पहले ही जितना भी प्री वर्क है उस हैबिट का उसको रेडी। अनदर टिप जो हमें इस किताब में मिलती है याद है, यूज़ द 2 मिनट रूल। डाउन स्केल कर दो अपनी हैबिट्स को अंटिल दे कैन बी डन इन 2 मिनट्स और लेस। दैट बेसिकली मीन्स कि जो भी अच्छी हैबिट तुम बनाना चाहते हो, उससे पहले ट्रिगर पॉइंट जो तुम रखना चाहते हो, जैसे कि मैं कॉफ़ी पीऊँ फिर मैं पढ़ाई करूँ, तो वो कॉफ़ी का टाइम 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं कि 10 मिनट में कॉफ़ी पीने में ही लगा दिया। या फिर अगर रूल है कि मैं कहीं पर वॉक करके आऊँ, तो मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट का एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट। उसके बाद अगर तुम्हें मेन जॉगिंग या रनिंग या ऐड करना है कुछ, तो उसके लिए बाद में टाइम दे दो। द फोर्थ लॉ इज टू मेक योर हैबिट सेटिस्फाइंग। खुद को रिवॉर्ड दीजिए जब आपने अपनी हैबिट कंप्लीट कर ली है। मेक डूइंग नथिंग एन्जॉयबल। सो बेसिकली सपोज तुमने एक बहुत हार्ड वर्कआउट किया, या फिर तुमने पूरे 2 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद तुम रिवॉर्ड खुद को कुछ ऐसा दो जो तुम्हारे शरीर के लिए भी हेल्दी हो। कोई फ्रूट खा लो, फ्रूट में शुगर होता है, वो तुम्हारा ग्लूकोज बढ़ा देगा। इट कैन एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर। बट प्रोसेस्ड शुगर अगर तुम डाल रहे हो, चीनी खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, या फिर अगर तुम कुछ और गंदी आदतें सेटिस्फैक्शन के लिए ले रहे हो, तो वो नुकसान ही देगा तुमको डाउन द लाइन। सो डोंट डू दैट। उस ट्रैप में मत फंस जाना कि तुम सोचो मैं पहले हार्ड वर्क करूँगा फिर खुद को टेम्पटेशंस दूंगा। वो तुम्हें और दलदल में फंसाता चला जाएगा और तुम एडिक्ट बन जाओगे उस चीज़ के। एंड द लास्ट पॉइंट इज नेवर एवर मिस योर हैबिट ट्वाइस। एक बार गलती से छूट गई कोई हैबिट, फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट या पढ़ाई, इट्स फाइन, बट 2 बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो छूटता ही चला जाएगा। उसके अलावा अटेंशन स्पैन में यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट फॉर योर पीक परफॉर्मेंस। योगा इंटीग्रेशन, जिसका भी अभी नीचे आके मैं रिसोर्स दूंगा, एंड स्ट्रक्चर्ड फोकस सेशंस। इसका मतलब ये है बेसिकली वेन एवर यू आर स्टडिंग, ट्राई कि जब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हो गया एंड यू आर कंफर्टेबल विद सिटिंग ऑन योर चेयर फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स, उसको आप बढ़ाएं 60 से 90 मिनट के अंदर, और एक डीप वर्क करें और एक फोकस बाउट लगाएं अपने स्टडी स्पेस के अंदर। और उसके बाद फिर आप मूव कर सकते हैं थोड़ा 10-15 मिनट के ब्रेक में, एंड देन अगेन आप एक बाउट लगाएं। सो व्हाट वी लर्न वाज फोकस स्पेस बनाएं। जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए एक रिचुअल बनाएं उस हैबिट से पहले। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको जिम जाने की हैबिट डालनी है, तो उसके पहले रिचुअल हो सकता है एक पानी के अंदर काला नमक पीना। दैट कैन एक्ट एज अ रिचुअल जो तुम्हें थोड़ा रेडी कर देगा उस चीज़ के लिए। और प्रैक्टिस डिलिबरेट फोकस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू कि हम खोल के बैठ जाएंगे कोई चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है, बट हम सोचेंगे किसी और चीज़ के बारे में। यू हैव टू डेलिबरेटली फोकस ऑन द थिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वहीं से तुम्हारी फोकस की ट्रेनिंग चालू होगी। की एरियाज फॉर डेवलपमेंट: मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्टिविटी इंटीग्रेशन एंड फोकस ट्रेनिंग। सो मेडिटेशन में व्हाट यू कैन डू इज, ज़्यादा लोगों को ये लगता है मेडिटेशन इज़ कि तुम बैठ गए, तुमने ऐसे उंगलियां बना ली और तुम बस थॉटलेसनेस में हो।
बट ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब तुम बैठते हो एक्चुअल में मेडिटेट करने आँख बंद करके, सबसे पहले कोई और थॉट आता है मन में एंड देन डिस्ट्रैक्शंस आते हैं एंड उसकी वजह से मेडिटेशन नहीं हो पाता है और फिर लोगों को लगता है कि मुझसे तो होगी ही नहीं मेडिटेशन। इट इज़ इक्वलेंट टू सेइंग कि मैं चलना चाहता हूँ बट मुझे चलने के लिए मेरे पैर मूव करने पड़ेंगे। अगर आपको मेडिटेट करना है तो जो एक्सटर्नल थॉट्स हैं उनसे तो आपको ध्यान हटाना ही पड़ेगा ना। सो ये कोई रीजनिंग नहीं है आपकी कि मुझे एक्सटर्नल थॉट आते हैं तो मैं मेडिटेट नहीं कर सकता, या फिर मेरे दिमाग में कुछ चलने लग जाता है तो मैं मेडिटेट नहीं कर सकता। वो चलेगा तभी तो मेडिटेट करोगे ना, उस चीज़ पे से फोकस हटाकर जब वापस खुद पे फोकस करोगे, वही तो प्रोसेस है। मेडिटेशन के कुछ लेयर्स होंगे जो तुम अचीव करने वाले हो। द फर्स्ट लेयर इज़, अभी मैं बैठा अगर और मैंने खुद की आंख बंद कर ली, द फर्स्ट लेयर इज़ एक्सटर्नल थॉट्स जो मेरे मन में आ रहे हैं। क्यों बैठा हूँ, क्या हो रहा है, बाहर आवाज़ क्या चल रही है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी है, ठंडी है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, खड़ा हो जाऊँ, पानी पी लूँ। फर्स्ट लेयर। इस सब से जब तुम हट जाते हो, सेकेंड लेयर अनलॉक होती है जिसमें थोड़े डीप टेम्पटेशन सामने आते हैं। मैस्टरबेशन, मूवी देखना, किसी से बात करना, ये सेकेंड लेयर है। देन इससे भी हटोगे तो थर्ड लेयर आएगा विच इज़ इनसिक्योरिटी। यू विल फील लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज़, ऑलरेडी बहुत सारी बेहतर चीज़ें मैं कर सकता हूँ। इससे भी हट जाओगे, देन देयर विल बी अ लास्ट लेयर। इस पॉइंट पे छोटे छोटे क्लाउड्स ऑफ थॉट्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे आज मौसम ऐसा था, आज मौसम वैसा था, उसने मुझे ये बोल दी, उसने मुझे ये बोल दी, मैंने आज वो किया, मैंने आज ये किया। छोटे छोटे क्लाउड्स आएंगे तुम्हारे सामने। इस लेयर से पार जाने का तरीका है इन क्लाउड्स को बस फिल्म की तरह जाते देना, फ्रेम बाय फ्रेम निकलने देना अपने दिमाग से। एंड देन स्लोली यू विल रीच द लास्ट लेयर where there is nothing, there is no thought, no temptation, no action, no inaction, you're just sitting. Once you unlock this layer, अब स्टार्टिंग करोगे तो हो सकता है इस लेयर तक पहुंचने में 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, डिपेंड्स ऑन यू। और समय के साथ ये जो टाइम है इस तक पहुंचने का, ये कम होता जाएगा एंड मे बी तुम रियल लाइफ में भी यहाँ तक पहुंच पाओ बहुत प्रैक्टिस के बाद। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद what you have is full control over your head. You can think whatever you want, you can be whatever you want, you can feel whatever you want. Anger, lust, sadness, happiness, it will just float in front of you and you won't even focus on it. As good as it sounds, it can be a little hard to get there, which again is true with anything when you're trying to achieve it. प्राणायाम और फिजिकल प्रैक्टिसेस ये होनी चाहिए तुम्हारे मेडिटेशन के पहले। प्राणायाम बेसिकली इज ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिसेस आर फ्लेक्सिबिलिटी वाले ड्रिल्स जो स्टैटिक योगा के पोजेस होते हैं। दे विल ओपन अप योर बॉडी एंड डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड वर्क इन योर रिकवरी। अभी नीचे जाकर when we will be talking about recovery, I will share you a little guide of both of these things. Physical activity से भी तुम अपना attention span बढ़ा सकते हो। So if you are someone who is not hitting gym regularly, which मुझे नहीं लगता मेरे जितने भी अब तक लोगों ने सब्सक्राइब किया उनमें से कोई होगा, वो तुम्हारी हेल्प करता है attention span बढ़ाने में। और फोकस ट्रेनिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड मॉडल, इसका क्या मतलब है? फोकस ट्रेनिंग इज़ बेसिकली, आज अगर मैं 1 घंटे पढ़ने बैठा, वीक के एंड तक मैं 1.5 घंटे कर दूं उस नंबर को जो मैं एक बार में पढ़ने बैठ रहा हूं। और अगर मैं दिन के ऐसे 2 सेशन लगा रहा हूं तो 4 हफ्ते बाद मैं 3 या 4 सेशन लगाऊं और धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाए उस चीज़ में। नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशंस 2 एक्सिस के अराउंड समझ सकते हैं। Valence, which is basically a positive or a negative emotion, and arousal, which can be दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन के साथ आने वाला जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, वो लो हो सकता है, वो हाई हो सकता है। तो सपोज हैप्पीनेस is a positive emotion and it can have low arousal or high arousal. I can be a little bit happy, I can be very happy. Same goes for anger. Anger can be positive, excitement, you want to do something with your life. Anger can be negative, self harm वगैरह।
एंड उसका अराउजल जो उस पॉइंट पे तुम्हें उस इमोशन के थ्रू मिल रहा है, दैट कैन बी लो, दैट कैन बी हाई. टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर इमोशन, सैडनेस, हैप्पीनेस और एंगर, you have to control arousal. So suppose I'm talking to you and suddenly I get angry. Now it is a valence emotion, it is a negative emotion. The arousal of the emotion is in my control. I can control how much aroused I'm getting from that negative emotion. How am I going to do it? I will first take a deep breath, then I will visualize something that gives me peace. और उससे तुम अराउजल को कंट्रोल कर सकते हो उस इमोशन के. एक चीज़ जो स्टोइक्स करते हैं और हमारी हिंदुज़म में गीता में भी दी गई है बार बार, इज टू डिक्रीज दैट अराउजल स्टेट इज टू थिंक ऑफ एवरीथिंग एज टेम्पररी एंड फ्लोटिंग. नथिंग इज परमानेंट, जो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं बेसिकली. तो जो अर्जुन होता है जंग के बीच में, उसमें एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ इमोशन आता है जिसका अराउजल इतना होता है कि वो वॉर छोड़ना चाहता है. कृष्ण उसको जो भी बात बोलते हैं वो उस अराउजल को कम करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो उस इमोशन में तो रहे कि उसको सैडनेस है, वो दुखी है यार ये क्या हो रहा है, बट ही इज नॉट अराउज्ड बाय इट, ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इट. मेडिटेशन विल हेल्प यू कंट्रोल द अराउजल and your own mindset regarding that emotion. So suppose you are having anger, उस पर अगर आप contemplate करें anger क्यों आ रहा है, क्या मेरी ऐसी इनसिक्योरिटी है जो मुझे anger cause कर रहा है, and understanding that it is a temporary thing, it will control the arousal. एक और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो इमोशंस और खासकर एंगर के लिए होती है वो है कॉर्टिसोल कंट्रोल. कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारे बॉडी में छूटता है एंड उसकी वजह से हमारे हाथ कांपते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, हम कभी कभार इरिटेटेड भी होते हैं और एंग्री भी होते हैं. स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, एक्सरसाइज रेगुलेशन एंड लाइट एक्सपोजर मैनेजमेंट, ये 3 तरीके हैं जिनसे आप कॉर्टिसोल को मैनेज कर सकते हो. स्लीप ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है 12 बजे से पहले सोना और सुबह अकॉर्डिंगली 8 घंटे की नींद लेके उठना. एक्सरसाइज रेगुलेशन में फिजिकल एक्टिविटी अगर आप इंट्रोड्यूस कर दे तो रिसर्च में ये पाया गया है कि कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज होता है. ऐड योगा इन द मिक्सचर एंड यू आर जस्ट एकदम तल पे पहुंच गए हो, तुम एकदम ऊपर तक पहुंच गए हो कॉर्टिसोल मैनेजमेंट के. लाइट एक्सपोजर मैनेजमेंट इज समथिंग जो कितना बात नहीं किया जाता है. विटामिन डी इज इम्पॉर्टेंट बट द टाइम, जिस टाइम पे तुम सनलाइट ले रहे हो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो सुबह सुबह अगर आप 11 से पहले सनलाइट ले लें, विटामिन डी मिल जाएगा जो आपका सर्केडियन रिदम चालू कर देगा एंड तुम कॉर्टिसोल छोड़ना चालू कर दोगे तुम्हारे बॉडी में मॉर्निंग में. इवनिंग आते आते ट्राई कि तुम अपने आसपास की लाइट्स को डिम कर लो. 7-8 बजे के करीब तक लाइट्स डिम हो जाएं, थोड़ी डिक्रीज हो जाए ब्राइटनेस अपने डिवाइसेस की, तो उससे कॉर्टिसोल का धीरे धीरे लेवल डिक्रीज होता जाएगा. और जैसे तुम्हारा बेड टाइम आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, ड्रिंक मिल्क, उसमें मेलेटोनिन होता है, वो तुम्हारा कॉर्टिसोल को और कम कर देगा और तुम एक स्लीपी स्टेट में ईजिली जा पाओगे. इसको रेगुलरली अगर करते हो तो तुम्हारे सिस्टम में महीने 2 महीने के बाद जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा. कैफीन, इफ़ यू कैन लीव कैफीन कम्प्लीटली, ग्रीन टी पे शिफ्ट हो सकते हो, वेल एंड फाइन. बट इफ़ यू कांट ड्यू टू एनी रीज़न, यू आर नॉट फीलिंग वेल विदाउट इट, इट्स फाइन. अगर तुम इन चीज़ों पर फोकस कर दो तो भी कॉर्टिसोल अच्छे से कंट्रोल में रहेगा. माइंडसेट डेवलपमेंट, रिबिल्डिंग पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ और टूवर्ड्स एनीथिंग. इन दिस आपकी जो भी मानसिकता है चीज़ों को लेके, अगर आपको लगता है कि वो आपको हार्म कर रही है, जितना अच्छा नहीं कर रही है आपके लिए, तो उस आउटलुक को और उस माइंडसेट को चेंज करना समय के साथ खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए. And you can do that by reading books, by reading philosophies. For example, भगवद गीता हो गई, स्टोइसिज्म हो गया, मार्कस ऑरेलियस हो गया, कुछ अच्छे थिंकर्स, नीचे हो गए, जिनके खुद के जो आउटलुक्स थे वो काफ़ी अच्छे थे. एंड यू कैन बोरो योर आउटलुक्स फ्रॉम देम और खुद का कुछ बना सकते हो. ये हमने अब तक मेंटल पीक की बात करी. अब हम आते हैं फिजिकल पीक पे.
कुल मिला के ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, तो इस पॉइंट पे अपन सिर्फ मेंटल पीक पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिज़िकल पीक के बारे में बात करेंगे। फिज़िकल पीक में स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करी जाएगी। उनके रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उनके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे। ब्रेथ वर्क हो गया, लंग कैपेसिटी हो गई, डायफ्राम की रेंज हो गई, हर एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना तुम्हें कोई और एस्पेक्ट के बारे में अगर जानना है तो। इस वीडियो में मेंटल पीक मैंने लगभग कवर कर दिया है, अगले में फिज़िकल पीक कवर कर लेंगे।